हमारे सोलर सिस्टम की धधकती हुई शुरुआत में नई दुनियाएं जन्म ले रही थीं और तबाह हो रही थीं। गैस के विशाल प्लैनेट्स उथल-पुथल मचा रहे थे और हमारा युवा सूरज अपना कहर बरपा रहा था। तो फिर इन सभी मुश्किलों के बावजूद आखिर अर्थ बची कैसे? विज्ञान शो पेश करता है बर्थ ऑफ द प्लैनेट अर्थ। स्पेस से देखने पर हम अर्थ के विशाल महासागरों को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके महाद्वीप और जीवन देने वाला इसका वायुमंडल। हम सोचते हैं हमारे प्लैनेट की शुरुआत कैसे हुई? ये जीवन का सहारा कैसे बना? और कैसे जीवन ने अर्थ को संवारा? अर्थ की कहानी शुरू होती है एक विशाल घुमावदार गैलेक्सी द मिल्की वे के अंदर। 1,00,000 लाइट ईयर्स में फैली ये गैलेक्सी घूमती हुई धूल और चमकती गैस के बादलों की एक विशाल भट्टी है। कंप्यूटर से बनाया गया ये नजारा 5 करोड़ साल का दौर दिखाता है, जो ब्रह्मांड के लिए बस एक पलक झपकने जैसा है। इतने से समय में लाखों तारे सुपरनोवा नाम के महाविस्फोटों में खत्म हो जाते हैं, जो यहां रोशनी की चमक की तरह दिखाए गए हैं। ये तारे ब्रह्मांड में प्लैनेट्स बनाने वाले तत्व बिखेर देते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, आयरन और भी बहुत कुछ। एक विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने पास के धूल के बादल को अंदर की ओर सिकोड़ दिया। भारी मात्रा में धूल और गैस उसके केंद्र की ओर खींचने लगी। ये बादल शायद ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगहों में से एक था, लेकिन ये जितना सिकुड़ता गया उतना ही गर्म होता गया। इसके केंद्र में एक तूफान उठा, धूल, गैस और बर्फीले कणों का एक विशाल बवंडर। इसके बीचों बीच तापमान आसमान छूने लगा। एक तारा रोशन हुआ और हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज को ऊर्जा एक धीरे धीरे घूमती हुई डिस्क से मिल रही थी। यही हमारे सोलर सिस्टम का पालना था। इसी डिस्क के अंदर एक लंबी और हिंसक प्रक्रिया से प्लैनेट्स ने आकार लिया। इसकी शुरुआत धूल के रेत जैसे कणों में बदलने से हुई।
इनसे कंकड़ के आकार की चीजें बनी जो बजरी के ढीले बादलों में तैर रही थीं। लाखों सालों में ग्रेविटी ने इन्हें खींचकर चट्टानों, बर्फीले गोलों और बड़े बड़े पत्थरों में बदल दिया। ये चीजें जुड़कर छोटे छोटे प्लैनेट्स बने जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। इन्हीं में से एक हमारी शुरुआती अर्थ लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उसकी किस्मत अधर में लटकी थी। हम कभी सोचते थे कि प्लैनेट्स का बनना एक सीधे सादे तरीके से होता है। हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स इस बात का सबूत हैं, जिनकी कक्षाएं लगभग पूरी तरह गोल हैं और बाहरी गैस वाले प्लैनेट्स और अंदरूनी चट्टानी प्लैनेट्स के बीच एक साफ बंटवारा है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और चट्टानी अंदरूनी प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये बंटवारा किसी तारे के जन्म लेने के तुरंत बाद शुरू होता है। नया सूरज गर्म हवाएं पैदा करता है जो हल्की हाइड्रोजन गैस को डिस्क के बाहरी किनारों की ओर धकेल देती है। आइस लाइन कहे जाने वाले एक पॉइंट के पार बड़े गैस प्लैनेट्स सूरज से बाहर धकेली गई गैस को समेटकर तेजी से विशाल हो जाते हैं। धूल भरा अंदरूनी इलाका जहां गैस और बर्फ नहीं थी, वहीं अर्थ जैसी चट्टानी दुनियाओं का जन्म हुआ। लेकिन जरूरी नहीं कि ज्यादातर सोलर सिस्टम का अंत ऐसा ही हो। नई पीढ़ी के प्लैनेट खोजने वाले टेलीस्कोप ने पाया है कि हमारे नेपच्यून जितने बड़े गैस प्लैनेट्स अक्सर सोलर सिस्टम के अंदरूनी इलाकों में गश्त करते हैं। जुपिटर जितने विशाल प्लैनेट्स अपने तारे के इतने करीब चक्कर लगाते मिले हैं कि तारे की गर्म हवाएं उनकी गैस की परतें उड़ा रही हैं। फिर एक और श्रेणी है सुपर अर्थ नाम के बड़े चट्टानी प्लैनेट्स की। वो प्लैनेट्स आखिर वहां कैसे पहुंचे? और हमारे अपने अंदरूनी प्लैनेट इतने छोटे क्यों रह गए? हमारे सोलर सिस्टम के बनने की ज्यादातर जानकारी उन एस्टेरॉइड्स से मिलती है जो लगभग 5 अरब साल पहले बनने के बाद से जरा भी नहीं बदले हैं। ज्यादातर इतने छोटे होते हैं कि वे हमारे वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाते हैं। और कुछ बड़े टुकड़े इस सफर में बच जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन प्लैनेट्स के टुकड़ों का अध्ययन किया है, खास धातुओं के आइसोटॉप्स नाम के आणविक बदलावों को मापकर। ऐसा लगता है कि वे 2 अलग-अलग एस्टेरॉइड समूहों से आए हैं जो अंदरूनी और बाहरी सोलर सिस्टम में बने थे। किसी चीज ने इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक दीवार जरूर खड़ी की होगी जिसने इन चीजों को आपस में मिलने से रोक दिया। अगर ये महान विभाजक युवा जुपिटर था तो उसे बहुत तेजी से बड़ा होना पड़ा होगा। उसने अंदरूनी सोलर सिस्टम में आने वाले पदार्थों का रास्ता रोक दिया होगा, जिससे सुपर अर्थ जैसे बड़े चट्टानी प्लैनेट्स का बनना रुक गया होगा। और यहीं से जुपिटर ने हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई।
वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर्स की मदद से जुपिटर के विकास का मॉडल बनाया है, जिसमें शुरुआती सोलर सिस्टम में धूल, गैस, बर्फ और चट्टानों की आपसी क्रिया को सिम्युलेट किया गया है। हर चमक एक टक्कर का निशान है और हर छल्ला एक बनने वाले प्लैनेट की कक्षा का रास्ता दिखाता है। विशाल जुपिटर बाहरी किनारे पर बनता है, जिसकी कक्षा नीले रंग में दिखाई गई है। जैसे जैसे जुपिटर बड़ा होता गया, वो अंदरूनी सोलर सिस्टम के गुरुत्वाकर्षण में खिंचता चला गया और वो सूरज की ओर बढ़ने लगा। वैज्ञानिक जुपिटर के इस बड़े कदम को ग्रैंड टैक कहते हैं। ये नाम उस रास्ते के लिए इस्तेमाल होता है जो एक नाव हवा के खिलाफ लेती है। इस रास्ते में जुपिटर ब्रह्मांडीय मलबे के बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जिसे वो निगल नहीं सका, उसे उसने सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिया। जुपिटर सूरज के जितना करीब आता गया, उतना ही ज्यादा ब्रह्मांडीय कचरा साफ करता गया। यह सिमुलेशन जुपिटर को आज के मार्स की कक्षा तक ट्रैक करता है। जुपिटर के ग्रैंड टैक ने अंदरूनी सोलर सिस्टम के द्रव्यमान को और भी कम कर दिया। अब यहां बनने वाले कोई भी प्लैनेट तुलना में छोटे ही होंगे। समय के साथ एक और विशाल प्लैनेट सैटर्न इतना बड़ा हो गया कि उसने जुपिटर को वापस बाहर की ओर खींच लिया। उस समय की पृथ्वी भविष्य में बनने वाले प्लैनेट का बस एक छोटा सा अंश रही होगी। जुपिटर के जाने के बाद अर्थ और दर्जनों दूसरे प्रतियोगी अंदरूनी सोलर सिस्टम में बचे खुचे टुकड़ों के लिए आपस में लड़ने लगे। इनमें से कौन बचेगा, यह सिर्फ किस्मत का खेल था। जुपिटर के जाने के बाद अगले 5 करोड़ सालों तक अंदरूनी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के बीच एक जंगली दौड़ चलती रही। जैसे ही बचे हुए प्लैनेट्स एक दूसरे को खींचने लगे, उनकी कक्षाएं डगमगाने लगीं। अब उनके बीच टक्कर होना तय था। आखिर में मुट्ठी भर दुनियाएं बचीं, जिनमें वो प्लैनेट्स भी शामिल थे जिन्हें हम आज जानते हैं, और साथ में कम से कम एक और। इसके होने का सबूत इंसानी खोज के इतिहास की एक सबसे बड़ी कामयाबी के बाद मिला।
16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने उड़ान भरी। अपनी 13 उड़ानों में अमेरिका का भारी भरकम लॉन्च व्हीकल शक्तिशाली सैटर्न V रॉकेट अपने पे लोड को सुरक्षित पहुंचाने में कभी नाकाम नहीं हुआ। (1969 से 1972 तक के 4 सालों में 6 बार अपोलो अंतरिक्ष यान चांद की गड्ढों भरी सतह पर उतरे। 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कदम रखकर उसे करीब से महसूस किया। उन्होंने प्रयोग किए, मेजरमेंट्स लिए और इस अनजान जमीन पर चलते हुए और गाड़ी चलाते हुए चट्टानों के नमूने इकट्ठे किए। एस्ट्रोनॉट्स के अर्थ पर वापस लौटने पर पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। उनके कारनामे एक नई उम्मीद का प्रतीक थे, एक मुश्किल दौर में आशा की किरण। वे अर्थ से परे जाकर किसी दूसरी दुनिया पर उतरने वाले पहले और अब तक के आखिरी इंसान थे। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वे जो चट्टानें वापस लाए थे वो चांद और अर्थ के बारे में कई बड़ी खोजों की वजह बनेंगी। नासा लैब्स में वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद की चट्टानों और अर्थ की चट्टानों में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। खास तौर पर उनमें ऑक्सीजन के ऐसे रूप मिले हैं जिन्हें सोलर सिस्टम के पिंडों का ब्लड टाइप माना जा सकता है। इन दोनों का इतिहास एक जैसा और हिंसक रहा है और ये इतिहास चांद की सतह पर लिखा है। चांद बड़े और पुराने गड्ढों से भरा है जिनके चारों तरफ गोल छल्ले बने हुए हैं। आप उन्हें मारे ओरिएंटाले की इस तस्वीर में देख सकते हैं जिसे हाल ही में नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने खींचा है। ये छल्ले बताते हैं कि एक विशाल पिंड उबलती लाल गर्म तरल सतह से टकराया होगा जिससे लहरें बाहर की ओर फैल गईं। एस्ट्रोनॉट्स को लैंडिंग साइट्स पर हल्की चट्टानें बिखरी मिली जिन्हें शायद भारी पदार्थों ने मैग्मा में डूबते हुए सतह पर धकेल दिया होगा। उन्होंने ऐसी चट्टानें भी उठाईं जिन्हें बाद में क्रीप नाम दिया गया, जो पोटेशियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और फास्फोरस से बनी थी। अनोर्थोसाइट कही जाने वाली ये चट्टानें एक पिघली हुई सतह का नतीजा हैं। आखिर किस चीज ने चांद को पिघली चट्टान के सागर में बदल दिया और इसका अर्थ से क्या नाता है? सबसे प्रचलित कहानी हमें ले जाती है 4.5 अरब साल पहले के दौर में। इस समय अर्थ की सतह पर ज्वालामुखी रहे होंगे और एक पतला जहरीला वायुमंडल। हमारा प्लैनेट तब तक
बनने की प्रक्रिया के कई हमलों को झेल चुका था। अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। एक और प्लैनेट जो आकार में इसका लगभग आधा सा था, करीब आ रहा था। ये थिया था, एक ऐसी दुनिया जो शायद कुछ और बन सकती थी। लेकिन इसका सफर यहीं खत्म होना था जब ये अर्थ से टकराने वाला था। कल्पना कीजिए अर्थ से उस नजारे की जब सबसे बड़ा खतरा आसमान पर मंडरा रहा था। थिया ने अर्थ को जड़ से हिला दिया। इस टक्कर ने हमारे प्लैनेट का 1/3 हिस्सा उड़ा दिया, लेकिन अर्थ को तबाह करने के बजाय थिया उसी का एक हिस्सा बन गया। एक कंप्यूटर सिमुलेशन टक्कर के बाद के पहले 24 घंटों को दिखाता है। टक्कर से निकला मलबा अर्थ को भाप से बनी चट्टान के घने बादलों में लपेट लेता है। यह बादल इकट्ठा होकर एक छल्ला, पिघले हुए मलबे की एक पट्टी बन जाता है। चक्कर लगाता हुआ ज्यादातर मलबा सतह पर वापस आ गया, लेकिन एक सदी के अंदर जो कुछ बचा वो इकट्ठा होकर एक अद्भुत पिंड बन गया, अर्थ का साथी, हमारा चांद। टक्कर के बाद हमारा प्लैनेट तेजी से और थोड़ी झुकी हुई धुरी पर घूमने लगा। उस वक्त चांद आज के मुकाबले अर्थ के बहुत करीब था, इतना कि उसकी सतह से हमारी दुनिया ने पूरा आसमान घेर लिया होता। जैसे जैसे चांद धीरे धीरे दूर होता गया, उसके खिंचाव ने अर्थ के घूमने की रफ्तार को धीमा कर दिया और उसके झुकाव को स्थिर कर दिया। चांद उस महाविनाश की याद दिलाता है जिसने लगभग हमारे प्लैनेट को खत्म ही कर दिया था। लेकिन उस दिन के बाद से वो एक साथी बन गया, स्थिरता का स्रोत और आखिरकार खूबसूरती का प्रतीक। लेकिन तबाही का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्थ के विपरीत, जहां कटाव और भूगर्भीय हलचलों ने अतीत के सारे निशान मिटा दिए हैं, वहीं चांद ने अपने ऊपर हुए हमलों का
पूरा रिकॉर्ड सहेज कर रखा है। चांद की सतह पर मौजूद अनगिनत गड्ढे 4 अरब साल पहले के उस दौर की कहानी बयान करते हैं जब जुपिटर और सैटर्न ने अंदरूनी सोलर सिस्टम की ओर पिंडों की बौछार कर दी थी। एक हालिया अध्ययन अर्थ द्वारा झेले गए हमलों का मॉडल बनाने के लिए चांद के गड्ढों का आकार और संख्या का इस्तेमाल करता है। कम से कम 4 टक्करें इतनी बड़ी थीं कि उन्होंने हमारे प्लेनेट की सतह को पूरी तरह बदल दिया और उसके इतिहास की दिशा मोड़ दी। रेडियो एक्टिव यूरेनियम और पोटेशियम से भरी परत से टकराकर उन्होंने इन तत्वों को प्लैनेट से उखाड़कर अंतरिक्ष में फेंक दिया। इम्पैक्ट इरोजन कही जाने वाली इस प्रक्रिया ने एक ऐसी परत छोड़ी जो टक्करें खत्म होने के बाद ज्यादा तेजी से ठंडी हो सकती थी। माना जाता है कि कम विनाशकारी टक्करों ने भारी मात्रा में पानी लाया या सतह के नीचे गहरे खनिजों में बंद पानी को बाहर निकाला। चांद के जन्म के 50 करोड़ साल बाद पृथ्वी एक जल विश्व बन चुकी थी। इसके समुद्र हर दिशा में फैले थे, जिन्हें सिर्फ ज्वालामुखी द्वीप ही तोड़ते थे। चांद, जो अब भी करीब था, ऐसी ऊंची लहरें उठाता था जो चट्टानी ज्वालामुखी तटों से टकराती थीं। अर्थ का वायुमंडल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण था, जिसमें जल वाष्प भी घुली हुई थी। जमीन और समुद्र रसायनों से भरे थे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और भी बहुत कुछ जो सोलर सिस्टम की शुरुआत में ही आ गए थे। अर्थ के पास अब वो सब कुछ था जो उसे अपना सबसे बड़ा काम करने के लिए चाहिए था, जीवन को पालना। लेकिन एक समस्या थी। इसका पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। युवा सूरज हालांकि आज से कम चमकीला था, पर उसमें अक्सर शक्तिशाली सौर ज्वालाएं उठती थीं। वे अर्थ के ऊपरी वायुमंडल से टकराती थीं। जब एक सौर कण पानी के अणु H2O से टकराता तो उसे तोड़ सकता था। हल्का हाइड्रोजन अंतरिक्ष में उड़ जाता, जबकि भारी ऑक्सीजन सतह पर आकर चट्टानों से जुड़ जाता। अब हम जानते हैं कि इसका कितना विनाशकारी असर हो सकता है। अंतरिक्ष यानों के अवलोकनों से पता चलता है कि बहुत पहले मार्स पर पानी का विशाल भंडार था। इसकी सतह पर प्राचीन नदियों के घुमावदार निशान हैं और झील और समुद्र के किनारों पर जमी हुई तलछट की परतें हैं। आज मार्स एक बेजान दुनिया है जहां बस कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल है और पानी लगभग खत्म हो चुका है। चक्कर लगाते अंतरिक्ष यानों ने खास सेंसर्स से मार्स के ऊपरी वायुमंडल में पानी के लगातार हो रहे नुकसान को दर्ज किया है, जिसे सौर विकिरण उड़ा ले जा रहा है।
वैज्ञानिकों ने यही प्रक्रिया अर्थ के पड़ोसी प्लैनेट वीनस पर भी देखी है। नतीजा ये हुआ कि वीनस का आज का वायुमंडल जहरीले रसायनों का एक घोल है, जिसमें गंधक के घने बादल भी शामिल हैं। सतह पर वीनस का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस जो सूरज की गर्मी को कैद कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड ने वीनस को एक आग की भट्टी में बदल दिया है। लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के सतह के तापमान के साथ वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। इस जानलेवा माहौल को और भी बदतर बनाते हैं वे सक्रिय ज्वालामुखी जो इसकी सतह पर हैं और लगातार गंधक और कार्बन डाइऑक्साइड उगलते रहते हैं। तो पृथ्वी ऐसे भयानक अंजाम से कैसे बची? एक वजह तो यह है कि हमारे प्लैनेट के पास एक सुरक्षा कवच है जो वीनस और मार्स दोनों के पास नहीं है। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है जो सूरज से आने वाली सबसे खतरनाक विकिरण की तरंगों को मोड़ देता है। धरती के कोर और उसकी परत के बीच गर्मी के लेन देन से बना यह चुंबकीय क्षेत्र प्लैनेट के इतिहास में सतह के तेजी से ठंडा होने की एक विरासत है। यह हमारी सुरक्षा की सिर्फ पहली दीवार थी। सुरक्षा की एक और दीवार 4 अरब साल पहले ही हमारे प्लैनेट की सतह पर धीरे धीरे आकार ले रही थी। जीवन। पुरानी थियरीज के मुताबिक जीवन की शुरुआत समुद्र के नीचे ज्वालामुखी छिद्रों की हलचल में हुई। लंबे समय तक गर्मी और रासायनिक क्रियाओं से प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स बने जो जीवन का आधार हैं। नए विचार गर्म झरनों और दूसरी ज्वालामुखी जगहों की ओर इशारा करते हैं जो शुरुआती अर्थ की जमीनों पर मौजूद थी। कोई नहीं जानता कि जीवन ने अपनी पहली जड़ें ठीक ठीक कैसे और कहां जमाई। हम बस इतना जानते हैं कि ये पनपा और एक बड़ी खोज की वजह से फैला, सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलने की काबिलियत।
फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया जो पौधों को ऊर्जा देती है 3 अरब साल से भी पहले साधारण बैक्टीरिया में पहली बार दिखाई दी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने इसके रासायनिक रहस्यों का मॉडल बनाने की कोशिश की है। पहला कदम है सूरज की रोशनी को कैद करना। एक पारदर्शी झिल्ली से गुजरकर बैक्टीरिया के केंद्र तक पहुंचने पर हमें गोलाकार थैलियों का एक गुच्छा मिलता है। इनमें से हर एक में सौर ऊर्जा को जमा करने के लिए खास सेंसर्स लगे हैं। जब रोशनी का एक कण यानी फोटॉन टकराता है तो ये क्लोरोफिल अणुओं के छल्लों को सक्रिय कर देता है। ये ऊर्जा प्रोटीन्स के एक समूह में चली जाती है जो जीवन की मशीनें हैं। आगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इस ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला से गुजारते हैं। इन क्रियाओं को चलाने वाली ऊर्जा सूरज से आई थी। अब सेल को इसे काम में बदलना था। यह प्रोटॉन्स में जमा ऊर्जा है जो चीजों को चलाती है। सेल के अंदर पानी वाले हिस्सों में बहते हुए वे एक विशाल आणविक संरचना की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उनका विद्युत आवेश एक प्रोटीन को किसी हैंडल की तरह घुमा देता है। यह घूमने की क्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करती है जो अर्थ पर जीवन के लिए जरूरी है। 2 अणु जुड़कर एक तीसरा अणु बनाते हैं जिसे एटीपी कहते हैं, जो नीले रंग में दिखाया गया है। यह हर उस सेल की सार्वभौमिक ऊर्जा है जो कभी भी जीवित रहा है। एक जैविक बैटरी की तरह एटीपी सूरज से मिली ऊर्जा को जमा करता है, जिसे एक स्थिर रूप में पैक किया जाता है ताकि सेल उसे भोजन पचाने, चलने फिरने, प्रजनन करने और जीने के लिए इस्तेमाल कर सके। एटीपी ने ही सूक्ष्म जीवों को फलने फूलने और विकसित होने का मौका दिया। जैसे जैसे बैक्टीरिया से पौधे विकसित हुए, फोटोसिंथेसिस के एक बेहतर रूप ने एक सह उत्पाद छोड़ा, ऑक्सीजन। मुक्त ऑक्सीजन की ये नई आपूर्ति जमीन और महासागरों द्वारा सोखी जाने वाली मात्रा से कहीं ज्यादा थी। वायुमंडल में ये हाइड्रोजन से जुड़ गई, जिससे हाइड्रोजन का अंतरिक्ष में जाना रुक गया और पानी का एक नया अणु बना। इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे पृथ्वी के महासागरों के नुकसान को रोका, हालांकि पूरी तरह से नहीं। एक हालिया अध्ययन बताता है कि हमारा प्लैनेट आज भी अपने शुरुआती पानी के भंडार का 25% खो चुका है। हमारे प्लैनेट की सतह पर पानी ने जीवन, सूरज और भूविज्ञान के साथ मिलकर एक अद्भुत ग्रहीय इंजन को चलाना शुरू कर दिया, जलवायु।
जलवायु का एक कारण दिन रात और मौसमों के चक्र के कारण सूर्य की गर्मी का असमान वितरण है। ये कारक दुनिया के तापमान को संतुलित करते हैं, गर्म हवाओं को ध्रुवों की ओर भेजकर और ठंडी हवा को भूमध्य रेखा की ओर भेजकर। ज्वार और धाराएं गहरे ठंडे पानी को गर्म सतह के पानी से मिलाती हैं। सौर ऊर्जा जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा वायुमंडल में कैद हो जाती है, वही ग्रीन हाउस गैस जिसने वीनस को बर्बाद किया था। जो चीज CO2 को काबू में रखती है वो है अर्थ की सबसे खास चीज, जीवन। और महासागर इनसे भरे पड़े हैं। सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन्स लहरों द्वारा समुद्र में लाए गए या धाराओं द्वारा गहरे पानी से खींचे गए कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। वे कार्बन परमाणुओं को खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर भेजते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, जैसे ये रेडियोलैरियंस, एक ऐसा जीव जो 50 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है, जब अर्थ के महासागरों में जीवन का विस्फोट हुआ था। थोड़े बड़े आकार के कोपीपोड्स छोटे कीड़े जैसे जीव हैं और समुद्र में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत हैं। ऑक्टोपस लार्वे उन अनगिनत जीवों में से है जो आपकी उंगली की नोक से भी छोटे हैं। उन्हें छोटी मछलियां खाती हैं और फिर उन्हें बड़े जीव खाते हैं। खाद्य श्रृंखला के हर कदम पर वो कार्बन जो हवा में एक गैस के रूप में शुरू हुआ था, बड़े से बड़े जानवरों तक पहुंचता है। शरीर जितना बड़ा, कार्बन की मात्रा उतनी ही ज्यादा। व्हेल से लेकर छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स तक समुद्री जीवन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने और फिर उसे धीरे धीरे वापस छोड़ने की एक वैश्विक प्रणाली का हिस्सा है। और इस कार्बन साइकिल की कुंजी है अर्थ की इसे लंबे समय तक जमा करने की क्षमता। एक नासा सैटेलाइट क्लोरोफिल को पढ़ने के लिए रखा गया है। वो क्लोरोफिल जो पौधों की वृद्धि का एक रासायनिक संकेतक है। मौसमों के साथ पौधे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उस ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। जमीन पर कार्बन पौधों और जानवरों के मरने और सड़ने पर जमीन में मिल जाता है। अर्थ भी इस काम में हिस्सा लेती है। खुली चट्टानें बारिश होने पर कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं और कटाव उसे महासागरों में बहा ले जाता है। अगर ये समुद्री खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाए तो कार्बन युक्त पदार्थ कचरे के रूप में समुद्र की गहराइयों में डूब सकता है। समय के साथ कार्बन युक्त तलछट तेल या चूना पत्थर जैसी चट्टान में बदल सकती है। कार्बन पर्यावरण में वापस आ सकता है अगर चट्टानें खुल जाएं या अर्थ के ज्वालामुखी फटने लगें। हर साल
10 करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज्वालामुखियों द्वारा महासागरों और वायुमंडल में उगला जाता है। एक दिन से लेकर लाखों सालों के पैमाने पर काम करते हुए कार्बन साइकिल ने हमारे प्लैनेट को रहने लायक बनाने में मदद की है। इसकी सफलता खुद जीवन पर निर्भर करती है। आज पृथ्वी, महासागर, वायुमंडल और जमीन से धन्य है, रोशनी और गर्मी से, और प्रचुर और संतुलित जीवन से। जैसे जैसे हम अपने प्लैनेट को चलाने वाली बारीकियों को समझते हैं, हम हैरान होते हैं कि ये सब हासिल करने में क्या कुछ नहीं लगा। सुपरनोवा के महाविस्फोट। जुपिटर का प्रचंड रूप, एक किस्मत भरी टक्कर, और एक चांद का तोहफा। पानी और जीवन का। हम जितना अपने प्लैनेट के अतीत को समझते हैं, उतना ही ये अनोखा लगता है। लेकिन फिर हमें याद आता है कि ब्रह्मांड में अनगिनत सोलर सिस्टम्स हैं। हम पूछते हैं, क्या अर्थ जीवन से भरी इस गैलेक्सी में अनगिनत रहने वाली दुनियाओं में से बस एक है? या ये किस्मत का कोई अद्भुत खेल है? रसायन, ऊर्जा और संयोग का एक असाधारण संगम? हमारा प्लैनेट एक स्वर्ग बन गया। लेकिन क्या ये इकलौता है?